स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। आज की हमारी वीडियो होगी पेडागोगी के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट 4 तक ऑलरेडी आ चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप लोग देख लेना। और ये वाली वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा और लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन पर्पस क्या है मूल्यांकन का। ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाना, तो टीचर के नॉलेज का पता लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता। बी ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा होता है मूल्यांकन अगर हो जाएगा तो बच्चे का लेवल पता चलेगा कि मान लो कि बच्चा 10 में से 3 नंबर पा रहा है तो इसका मतलब कि बच्चा पुअर है और हमें इसके लेवल का पता चल जाता है और इसके लिए हमें और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा में को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यानी कि फील्ड टूर पे ले जाती है, फिर आकर के उनसे डिस्कस करती है कि आपने वहां से क्या सीखा, ये सारी चीजें वहां पर करती है। ठीक है, देखिए असेसमेंट जो होता है 3 तरीके से होता है, फॉर असेसमेंट, एज असेसमेंट, ऑफ असेसमेंट, है ना। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, यहां पर फॉर की बात की जा रही है तो के लिए यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आकलन के लिए सीखना और आकलन का सीखना ये कोई चीज होती ही नहीं है। सी ऑप्शन ही बचा आपके सामने, सीखने का आकलन, यानी कि जो चीज आप सीख करके आ रहे हो उसके असेसमेंट की हम बात करेंगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए काफी लोग वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एट रैंडम उठा लिए गए हैं, तो प्लीज नंबर पे फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, निर्माणात्मक मतलब हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ऑप्शन है प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेश की योजना बनाना। बी ऑप्शन है ग्रेड्स प्रदान करना। देखिए मूल्यांकन कभी ग्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टीचर के नॉलेज की यहां पर कोई बात नहीं की जाती है असेसमेंट में। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, यह भी नहीं है। बच्चों को जो है कितने प्रगति पर है, बच्चा कितना अच्छा कर ले जा रहा है, इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा बचा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अगर 10 में से 3 नंबर पा रहा है तो हमें उसके लिए एक अच्छा सा उपचार खोजना पड़ेगा कि बच्चा 10 में से 8 कैसे पाएगा, 9 कैसे पाएगा, 10 कैसे पाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा नायक यानी उपदेशक, यानी कि आप कह सकते हो इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने में विकास किया जाता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की, मूल्यांकन की। एक ही यहां पर आपके सामने बचता है, देखिए प्लेसमेंट जैसा कोई चीज विकास में नहीं काम आती है ना। बी ही ऑप्शन आपके सामने एक बचता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली आज की जो पूरी वीडियो है असेसमेंट के ऊपर ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें असेसमेंट से ही दिखेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और अच्छे तरीके से अपने अपने आंसर देने यहां पर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, एक भी कहीं बाहर से आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई पैटर्न की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात की जा रही है। गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहां पर कौन सा अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सह संज्ञानात्मक का मतलब हो गया अपने बारे में सोचने के अलावा और हम हर एरिया में भी सोच रहे हैं, हर डायरेक्शन में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, बिल्कुल सही बात है। जो मूल्यांकन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मैंने आपको बताया है। सी ऑप्शन आपके सामने है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना, यह भी सही बात है, यही ऑप्शन वाला सेम पैटर्न है ये, और यहां पर ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए काफी लोग वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दिया करिए। लाइक आपके और कहीं पर भी काम नहीं आएंगे, आपके लाइफ में यहीं पर काम आएंगे, और प्लीज लाइक बटन प्रेस जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एनसीएफ की बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एनसीएफ 2005 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वीडियो बना रखी है, यहां ऊपर आई बटन पे आ रहे होंगे, आप लोग क्लिक करके वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करिएगा। पहला ऑप्शन है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तो सीसीई पैटर्न की बात हमने यहां पर की थी, तो पहला तुम्हारा सही हुआ। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ग्रुप की यहां पर ग्रुप वर्क की बात की जा रही है, तो ग्रुप वर्क एनसीएफ 2005 कहता है, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन यहां पर आपके सामने कंफ्यूजिंग होगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, खुली पुस्तक परीक्षा। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक बार मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट सीबीएसई क्लास 12 की बात है, एक बार सीबीएसई ने क्लास 12 के बच्चों को अलाउ कर दिया था कि आप बुक लेकर के एग्जाम दे सकते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, हर ईयर की कंपैरिजन, जिस साल बुक को ओपन करके जो है पेपर देने की सलाह दी गई थी, उस साल बच्चे ज्यादा फेल हुए। ऐसा इसलिए हुआ, जब बच्चों को पता चला कि यार बुक लेके बैठना है पेपर देने, तो उन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, उनको यह भी नहीं पता था कि कौन से चैप्टर में क्या चीजें हैं। तो जब पेपर उनके सामने आया और वो पेपर और वो बुक में क्वेश्चन को खोजने लगे, तो उनको खोजने में ही सारे टाइम निकल गए और मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया, लेकिन ये सुझाव जरूर दिया गया था। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है, तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हर एक चीज को उदाहरण से समझाना बहुत जरूरी होता है, ताकि हर एक चीज आपके एग्जाम में अगर आती है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। यहां पर नहीं है की बात की जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सत्र परीक्षा, यानी कि यहां पर हम बात करें अगर कि जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम अगर बात करते हैं, यहां पर सत्र परीक्षा आप कह सकते हो, सेमेस्टर होता है ना, जैसे ईयरली पेपर आप कह सकते हो। ठीक है, तो सत्र परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज यहां पर गलत मानी जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए सत्र जो परीक्षा है यहां पर फीडबैक से ज्यादा ना जजमेंट की बात की जाती है, कि अगर आप मान लो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, तो यहां पर तो आपके मार्क्स काउंट होंगे, यहां पर आपके परसेंटेज काउंट होंगे कि बच्चा अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में इतने नंबर पा रहा है, सेकंड में इतने नंबर पा रहा है, इसका मतलब पहले में ज्यादा थे, सेकंड में कम आएगा, तो सेकंड में मेहनत उसने कम की। यहां पर जजमेंट की बात की जा रही है ना, तो पहला ही हमारा क्या हुआ, उचित नहीं है, में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, सीटेट पेपर 2 में, हरियाणा टेट में आया वो क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, यहां पर बात की जा रही है, कोई मान लो पुअर स्टूडेंट है, उसको सीखने में कोई कमी रह गई। ठीक है, तो उसके निदान के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है सघन अभ्यास करना, यानी कि अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो प्रैक्टिस करेगा, यहां पर पुअर स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो ये जो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये भी सही है, लेकिन ये अच्छे स्टूडेंट के लिए जरूरी है, यहां पर निदान की बात की जा रही है। सी ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य, बिल्कुल सही बात यहां पर कही जा रही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम अच्छा उपचार बताएंगे कि यार तुम इस तरीके से पढ़ाई करो, तो तुम ये चीज अच्छे तरीके से और कर ले जाओगे, बाकी बच्चों के तरीके से ही आप और आगे जा सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपके आंखों में कुछ चला गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर आपको दर्द की दवा नहीं दे देगा, है ना, आपको दर्द की दवा नहीं देगा, आपको प्लास्टरिन लगा देगा, आपको एक जो उसके लिए पर्टिकुलर उपचार होगा वही वो देगा। तो यही काम यहां पर भी करना है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ना, उसको आप अच्छा उपचार बताओगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लाइक करते हुए चलिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असेसमेंट यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके सामने। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, मैंने बार बार कह रखा है, टीचर के कभी भी उपलब्धि को नहीं मापने की बात यहां पर की जाएगी। बी ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, बार बार कह रखा है आपने, असेसमेंट का मतलब ये होता है कि यार निदान करना और जो भी कमियां रह गई है ना उसका उपचार करने की बात की जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं कि आप अपने आंसर जो है लाइव चैट में लिख पाओ, क्योंकि थोड़ा जल्दी चलना है,
काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए से वीडियो नहीं आ पा रही थी, काफी दिन हो गए थे, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूं ताकि डेली वीडियो आपके लिए ला सकूं और अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो जो भी लोग लिख पा रहे हैं लाइव चैट में अपने अपने रिप्लाई करते रहिएगा, मैं बाद में देख लूंगा, है ना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी सीटेट पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, 26 जून को आया हुआ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। और क्वेश्चन है कि ट्रैफिक में नेविगेट करने की जो कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। यहां पर गूगल मैप की बात की जा रही है, सॉरी गूगल मैप की बात नहीं है, यहां पर आपके दिमाग की बात की जा रही है। जैसे आप गूगल मैप खोलते होंगे तो यहाँ पे NAV लिख के आता होगा, यानी नेविगेट करिए, आप अपने आप को डायरेक्शन दीजिए। तो यहां पर आपके दिमाग के नेविगेशन की बात की जा रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। अंतरा व्यक्तित्व का मतलब हो गया कि अगर दो लोग हैं उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा तो क्या आप तो क्या आपको रास्ता जो है खोजने में दिक्कत आएगी? जी नहीं। अगर मान लो कि आप अकेले हो तो क्या ये चीज काम आएगी? नहीं। बी ऑप्शन है अंतरा व्यक्तित्व बौद्धिकता। अंतरा व्यक्तित्व का मतलब हो गया कि आप खुद को ही बहुत अच्छा इंटेलिजेंस समझ रहे हो और रास्ता आप खोज रहे हो, तो ये भी गलत चीज हो जाएगी। आप कहीं अनजान जगह पे चले जाओगे तो क्या आप खुद को इंटेलिजेंस समझोगे, रास्ता मैं खुद ही खोज लूंगा? ऐसा नहीं, है ना। आपको कोई ना कोई हेल्प की जरूरत जरूर पड़ेगी। सी ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। बिल्कुल सही बात यहां पर है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एरिया की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने दिमाग के थ्रू नेविगेट करके उस पर्टिकुलर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। MS टेट 2019 में है वो क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिकता बौद्धिकता क्या है, यानी आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है। गार्डनर ने क्या चीज यहां पर कही थी। जल्दी जल्दी आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा बाद में। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लिखिए इसको। देखिए ऑप्शन पढ़ लेता हूं, किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। जी नहीं, ये तो नहीं कहा था गार्डनर ने। बी ऑप्शन है जीवन के उद्देश्य के संबंध में बिल्कुल सही, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की जो क्षमता थी, यही कहा था गार्डनर ने, और यही होता है आध्यात्मिक बौद्धिकता। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत लोग इसका करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है और लगभग सभी के आंसर यहां पर सही आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन लाइक भी करते चलिए, लाइक आप लोग नहीं करते हो यार, है ना। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात की जा रही है। जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर लिखिए। देखिए यहां पर इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात की जा रही है, यहां पर IQ टेस्ट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कौन थे? ये थे अल्फ्रेड बिने। लेकिन अगर IQ की कॉन्सेप्ट में बात की जाती तो हम कहते स्टर्न ने कहा था, है ना। IQ की बात करती तो स्टर्न होगा, लेकिन अगर इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात आ जाएगी तो अल्फ्रेड बिने इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MS टेट में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। देखिए लड़की 20 साल की है और उसकी जो है मानसिक उम्र 12 साल की है, इसका मतलब जितनी उसकी एज है उतनी ही उसकी मानसिक उम्र है ही नहीं। तो 100 से तो कम पक्का होगा, तो 100 होगा नहीं, 125 होगा नहीं, अब 60 या फिर 65 में हो सकता है। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल टेस्टिंग, और यहां पर CA होता है, एज लिखते हैं, इनटू 100 होता है, ठीक है। MA हमारा कितना है? 12 है, ठीक है। एज हमारी कितनी है? 20 है, इनटू 100, ठीक है। यहां पर 20 25 100 हो गया, 12 25 60, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, IQ = MA/CA × 100। अच्छे तरीके से आप यहां पर बुद्धि लब्धि निकाल सकते हो, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और सभी लोग प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करते रहिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं यार तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिटेन स्केल के किस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? देखिए पहले जो ये स्केल है ना, इसका नाम था बिटेन स्केल। एक साइंटिस्ट थे बिटेन, उन्हीं के नाम पर ये स्केल बनाया गया था और ये करा गया था 1916 में, ठीक है। लेकिन ये किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिटेल स्केल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1916 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। HS टेट में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? गिलफोर्ड का अगर आपने जो है बुद्धि मॉडल पढ़ा होगा तो इसको आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखिए, मैं 10 सेकंड का टाइम आप सभी को दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखते रहिए सभी लोग।
कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं, तो प्लीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले सामग्री की हम बात करते हैं, फिर संचालन की हम बात करते हैं, उसके बाद हम उत्पाद की हम बात करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरे आज हमने 15 क्वेश्चन की पेडागॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर ली है। ये 5 हमने सीरीज आज कंप्लीट कर ली है, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एक बार टेलीग्राम पे शेयर करिएगा, जहां पर भी आप हैं शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।